नमस्कार जोहार साथियों। जब से जेपीएससी का कंट्रोवर्सी और इस तरह का जो प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, तब से एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेडेक वाला बना हुआ है। वो है एफआरओ और एसीएफ का सवाल कि क्या एफआरओ और एसीएफ का जो एग्ज़ाम है, क्योंकि इसके सारे एग्ज़ाम माने स्टेजेस जो हैं पार हो चुके हैं, सिर्फ फिज़िकल और इंटरव्यू बचा हुआ है। तो इतने एडवांस्ड स्टेज में आ करके क्या आपको ये दिन तो नहीं देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम रद्द हो गया, दोबारा से चलिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दीजिए, दोबारा से चलिए मेंस का एग्ज़ाम दीजिए? क्या ऐसा दिन तो नहीं देखना पड़ेगा? यही सब जो डर और घबराहट है, इसको लेकर के आज हमारा ये एक सेशन है छोटा सा। इसमें कोशिश करेंगे कि कम से कम, अब कोई हम लोग भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक आश्वस्त होकर के आप अपना कुछ स्ट्रैटेजी और ये सब प्लान कर पाइएगा। यही हमारा आज का मेन उद्देश्य है। तो हमारे पास जो मेजर क्वेरी आए हैं, पहला क्वेरी तो एग्ज़ाम रद्द को लेकर के है। पहला क्वेरी कि क्या ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, इस पे पहले चर्चा करना ज़रूरी है। इसका क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पूरा आपको एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है उसको शुरू से देना पड़ेगा, इसका भी संभावना है। तो एक है एग्ज़ाम कैंसिल। दूसरा है कि अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो क्योंकि ये एग्ज़ाम अपने बहुत ही एडवांस्ड स्टेज में है, यानी सिर्फ फिज़िकल और इंटरव्यू बचा हुआ है, तो क्या फिज़िकल इसके होंगे, फिज़िकल टेस्ट, या अगर होंगे तो क्या वो उस डेट को, जिस डेट को इसका तिथि दिया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 11, 12, 13 अगस्त, और एसीएफ का जो स्वतंत्रता दिवस के बाद का तिथि दिया गया है 17, 18 अगस्त, क्या इस अगस्त वाले डेट पे हो पाएगा कि नहीं, या एक्सटेंड होगा, उससे जुड़ा हुआ डाउट है। यही 2-3 मेजर डाउट्स हमारे पास आए हैं, इनको लेकर के यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आगे समझने से पहले इतना एक बात क्लियर कट समझ लीजिए, अगर आप जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं या सिविल सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विस कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कि बिना जेपीएससी के चेयरमैन के हुए, मतलब अगर जेपीएससी का कोई चेयरमैन नहीं है तो आगे का कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। मतलब कि किसी एग्ज़ाम के होने का फैसला, उसके एडमिट कार्ड जारी होने का फैसला, उसके तिथि को लेकर के फैसला, ये आयोग का जब तक चेयरमैन नहीं है उस स्थिति में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। ये आयोग के चेयरमैन के होते हुए ही कोई डिसीजन लिया जाएगा कि एग्ज़ाम होना है कि नहीं होना है। तो पहला मामला ये एक स्पष्ट तरीके से आप समझ लीजिए कि अभी क्योंकि इसके चेयरमैन नहीं हैं, उस केस में तुरंत ही कोई भी फैसला आना असंभव है कि कोई एग्ज़ाम का डेट आ गया, कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब वो उसका क्या संभावना है, कैसे कराया जाएगा एग्ज़ाम, उस पर लास्ट में बात करेंगे। लेकिन पहले ये है कि जब तक चेयरमैन नहीं है उस स्थिति में कोई भी परीक्षा जो है, माने चाहे वो फिजिकल टेस्ट हो, चाहे प्रीलिम्स हो, इंटरव्यू हो, कोई भी चीज़ कंडक्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर? ना ही कोई इसका रिजल्ट पब्लिश होता है कि कोई एक रिजल्ट अगर बचा हुआ तो वो पब्लिश नहीं, बिना अध्यक्ष के किसी भी चीज़ में आपको आउटकम नहीं दिखाई देगा एक प्रॉपर तरीके से। तो पहला चीज़ तो ये है कि भाई अध्यक्ष का होना ज़रूरी है किसी भी परीक्षा, चाहे वो फिजिकल टेस्ट आपका 11, 12, 13, उस समय अध्यक्ष का स्वीकृति होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। क्लियर? तो एनीवे, तो पहला ये मामला है इसमें कि अध्यक्ष कहाँ है और अध्यक्ष का क्या पॉसिबिलिटी है। पहली चीज़ तो ये देखिए कि भाई एल ख्यांगते जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। अब किसी भी कीमत पे दूसरा कोई ना कोई अध्यक्ष आएगा। अब जो अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव कैसे होगा, तो उसको थोड़ा सा बेसिक रूप में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, कि मैंने आइडिया रहेगा, जितना ज़्यादा आइडिया आपको अपने इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में रहेगा उतना ही आपको सुकून मिला रहेगा, है ना। तो ये एग्ज़ाम होने के संभावना में बात कर रहा हूँ कि अगर 11, 12, 13 को एग्ज़ाम लेना है अगस्त को फिजिकल टेस्ट, उस कंडीशन में क्या हो सकता है संभावना कि देखिए इसमें ये है चेयरमैन, ये जेपीएससी का एक हायरार्की है, इस तरह से इसका एक सिस्टम बना हुआ है जेपीएससी का। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविल सर्विसेज में है, पबएड में जाके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो सेगमेंट है उसमें जाके देख सकते हैं कि जेपीएससी में सबसे जो हायरार्की में ऊपर हैं वो हैं अध्यक्ष, जिनके मैंने जिक्र किया कि इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, चेयरमैन सबसे ऊपर। अब ये चेयरमैन यहाँ पर नहीं है, ठीक, अभी फिलहाल के लिए ये चले गए हैं अरेस्ट। आज के डेट में अगर आप मुझसे पूछिएगा कि इनके साथ क्या हो रहा है, तो क्योंकि कल शाम के पूछताछ में जो इधर जो अरेस्ट हुए हैं ना, श्वेता कुमारी गुप्ता, इन्होंने ही इनका नाम बताया है कि इनके देख रेख में सब कुछ हो रहा था। ये है कंट्रोलर, नीचे के जो कंट्रोलर हैं, ये अध्यक्ष हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर होते हैं, ये मेंबर्स होते हैं, पहले इसी को समझ लें। जेपीएससी के मेंबर ये अलग अलग विशिष्ट फील्ड से आते हैं, जैसे कोई लॉ में एक्सपर्ट है, कोई जज है, उस तरह का कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है,
तो अलग अलग फील्ड से इनको चूज़ किया था, प्रोमिनेंट मेंबर जो होते हैं उनको चूज़ करके मेंबर बनाया जाता है। तो यहाँ पर अभी 3 मेंबर जो हैं जेपीएससी के, ये तत्कालीन 3 मेंबर हैं। अब इसके नीचे आएंगे सेक्रेटरी, जो कि एक झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर होते हैं, जो बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर जेएस में। लेकिन फिर नीचे है डिप्टी सेक्रेटरी, उसके नीचे हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन श्री रुद्र प्रताप, और उसके नीचे हैं डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जो 2 हैं। और ये दोनों जो हैं, ये सब जो हैं राज्य सरकार के अपने अपने अधिकारी हैं। ये सब कर्मचारी नहीं है, अधिकारी हैं बेसिकली। अब इनमें से इन 2 के साथ मतलब यहाँ पर पूछताछ जारी है। ये तो अरेस्ट हो गई हैं, और मुझे लगता है कि आज के डेट में ये जो आज सीआईडी के ऑफिस गए हैं, तो आज इनका भी अरेस्ट हो सकते हैं, या शाम तक पता चलेगा कि क्या पूछताछ में आया। वैसे तो कल इन्होंने आकर के लीपापोती किया मीडिया में, लेकिन इनका मामला आज कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा, है ना। और खैर सीआईडी की जांच पे भी आपको उंगली उठता हुआ दिख ही रहा है। एनीवे, तो इन्होंने इनका नाम बोल दिया है। अब क्या है कि ये डेप्यूटी कंट्रोलर, अब सिर्फ एक ही डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है अभी। दूसरा है, ये तो तुरंत मिल जाएंगे, चेयरमैन नहीं है। अब इस केस में अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराना है तो इनका होना जरूरी है। तो अगर एग्जाम लेना ही है, उस केस में सरकार क्या कर सकती है, उस केस में किसी भी एक मेंबर को टेम्पररी चेयरमैन बनाया जा सकता है ना। टेम्पररी चेयरमैन, परमानेंट चेयरमैन नहीं होंगे वो। जैसे एल ख्यांगते जो थे, ये परमानेंट चेयरमैन, जब तक इनको राज्य सरकार जब तक अपना चाहेगी, जब तब तक उनको रखती, या जब तक वो इस्तीफा खुद से ही नहीं देते तब तक वो रहते वहाँ पर, ठीक है ना। और परमानेंट चेयरमैन माना जाएगा उनको। ये हैं, इनमें से कोई एक मेंबर हैं जिनको प्रमोट करके अभी फ़िलहाल के लिए, ताकि सारे एग्जाम्स कंडक्ट किया जा सके, इसके लिए इनको एक माने टेम्पररी मेंबर, माने फंक्शन सारा का सारा चेयरमैन वाला ही करेंगे, लेकिन वो रहेंगे जेपीएससी के मेंबर जिनको। तो क्या पहले ऐसा हो चुका है? हाँ, पहले भी ऐसा हो चुका है। 2010 में अगर आप देखेंगे दिलीप प्रसाद वाले केस में, सेकंड जेपीएससी 2005 वाला जो स्कैम हुआ था, जिसमें उनको जेल भी जाना पड़ा, जेल में 2 साल का सज़ा सुनाया गया है, लेकिन वो सज़ा दिया गया है उनको 2026-25 में, मतलब 20 साल बीत चुका है उस केस को हुए तब जाके सज़ा सुनाया गया है, वो भी 2 साल का सज़ा। तो एनीवे, तो दिलीप प्रसाद वाले केस में जब दिलीप प्रसाद को हटा करके, वो परमानेंट मेंबर थे, एक टेम्पररी मेंबर आलोक सेन गुप्ता को बनाया गया था। आलोक सेन गुप्ता एक सेशंस कोर्ट के जज थे, जो कि एक प्रोमिनेंट मेंबर थे, उनको एक मेंबर बनाया गया था। तो सेशंस कोर्ट के जज को भी कुछ दिन के लिए, 1 साल के लिए एक टेम्पररी मेंबर बनाया गया था और आगे का प्रक्रिया करवाया गया था। तो जेपीएससी का अध्यक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अगर परमानेंट अध्यक्ष अभी नहीं चुने जाएंगे और एग्ज़ाम कराना ही है, तो इनमें से किसी मेंबर को फिर टेम्पररी एक अध्यक्ष बना करके एग्ज़ाम कराया जा सकता है। इस केस में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम जो तारीख दिया गया है उस तारीख को हो जाए, या फिर पोस्टपोन करके अगले महीने हो जाए। यह है उस केस में कि अगर आपका एग्ज़ाम रद्द नहीं हो और एग्ज़ाम हो ही, तो हो सकता है कि 1 आध महीने का डिले होगा, उस डेट को नहीं हो पाएगा, सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, लेकिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर मेरे से पूछिएगा कि संभावना किस चीज़ का ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि संभावना इसी चीज़ का ज़्यादा है कि आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल न हो करके फिज़िकल टेस्ट ही होगा, थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाएगा। हाँ, अब पूछेंगे कि इसमें जो लोग घोटाले से आए हैं उनका क्या, तो उसके लिए अभी आपको समझना ज़रूरी है कि देखिए, एफआरओ एसीएफ का जो एग्ज़ाम है, यही कंट्रोवर्सी का शुरुआत भी है। अगर उसको शुरुआत माना जाए तो ये कंट्रोवर्सी का शुरुआत भी माना जा सकता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या हुआ था कि एक लेटर इनको लिखा गया था। जैसे आज मैंने बताया कि इन पे अब बेसिकली बता दिया गया है कि परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि सब चेयरमैन के देखरेख में, तो ये ख्यांगते साहब आप जेल जाएंगे, ठीक है ना, ये आज का है। तो एनीवे, तो इसमें क्या हुआ था कि देखिए, पहला जो केस है इसका प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है कि जो टीडीपीएल जो संस्था थी, वो बैठ करके बहुत सारे ब्लैंक ओएमआर, जो स्टूडेंट्स बैठे थे वहाँ पर, इन्हीं के कहने पे हो सकता है ब्लैंक ओएमआर वो लोग छोड़ रहे थे, और उनका ओएमआर जो है ना बाद में भरा जा रहा था। ये कई सारे मेरे स्टूडेंट्स ने बताया है, जो लोग एग्ज़ाम देने गए थे, जिनसे एग्ज़ाम के बाद मेरे से बात हुआ कि पीटी में जैसे लड़के बताए कि मेरे आगे वाले ने ओएमआर नहीं भरा, वो पूरा ब्लैंक छोड़ के आया है, मेरे पीछे वाले ने ओएमआर नहीं भरा, ब्लैंक छोड़ के आया है। ऐसा कई जगह से इस तरह का शिकायत है। और इस चिट्ठी में जो इनको लगभग ये फरवरी के आसपास चिट्ठी लिखा गया था, मेरे ख्याल से आप डेट देख लीजिएगा, जनवरी या फरवरी में ही, मतलब साल के एकदम शुरुआत में ही 2026 में वो चिट्ठी लिखा गया। उस चिट्ठी में ये बताया गया था कि ये जो
एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें करीब 500 के आसपास जो है वो एक फर्जी तरीके से OMR बनाया जा रहा है, जिसको बाद में कहीं पे भरा जाता है। इस चिट्ठी में बताया गया, कर्नाटक से आया हुआ जो चिट्ठी था, यही मेन इसका ग्राउंड बनता है प्रॉब्लम का, कि इससे खुलासा हुआ कि भाई ये जो अभय कुमार तिवारी और इसका मोबाइल नंबर ये सब दे दिया, यही आदमी कल्प्रिट है। अगर सोचिए कि थोड़ा सा भी सरकार सचेत रहती है, थोड़ा सा भी ये माने जो ख्यांगते साहब थे थोड़ा सा ईमानदारी उस समय दिखा दिए होते, अब खैर तो ये माने कुछ गड़बड़ नहीं होता, लेकिन ख्यांगते साहब ही अगर मेन सूत्रधार हैं तो क्यों इस तरह के लेटर को एंटरटेन करेंगे। एनीवे ऐसा लेटर आया, इस लेटर और एक आध केस भी है, लेकिन इस केस का हमको कहीं पे स्क्रीनशॉट नहीं, 2 दिन पहले दिखा था लेकिन अभी शायद पता नहीं वेबसाइट से हटा दिया है, क्या किया है। नगरी थाने में भी एक मुकदमा दर्ज है इसको लेकर के, नगरी थाना में। इसको एक बार फिर भी चेक करना ज़रूरी है। और नगरी थाना में एक केस दर्ज है, वो फरवरी 2026 या 2025 का ऐसा केस है, लेकिन इतना श्योर है कि वो नगरी थाना में एक केस और दर्ज है। तो ये 2 जो चीज़ें हैं, इसके आधार पे अगर देखा जाए तो, क्योंकि मामला 500 OMR का है, अब ये 500 OMR भी लॉजिक में नहीं बैठेगा, है ना। 500 OMR का कोई लॉजिक नहीं है। क्यों लॉजिक नहीं है? क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि ये अभय तिवारी सेटिंग कर रहा है, तो सेटिंग कर रहा है तो टोटल सीट कितना है? मान लीजिए 172 सीट है FRO में, और मान लीजिए कि 100 सीट है ACF में, तो टोटल सीटें तो हो रहा है 272। इतना नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 100 सीट कैलकुलेशन के लिए, तो 272 ही सीट हो रहा है। अब अगर मान लीजिए कि अभय तिवारी सेटिंग करता है और कुछ लोगों से ये पैसे लेना चाहता है, ठीक है ना, कोई स्टूडेंट जो है इसको पैसा देने के लिए तैयार हो गया है, या कुछ दूसरा स्टूडेंट पैसा देने के लिए तैयार हो गया है, तो ये कितना स्टूडेंट लोगों से पैसा लेना चाहेगा? क्या ये 500 लोगों से पैसा लेगा? क्योंकि ये तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि कुछ सीट तो ईमानदारी वाला भी छोड़ना है, तो हो सकता है कि ये 272 टोटल FRO ACF मिला के अगर 272 सीट है, तो मान लीजिए ये 150 सीट पे 150 सीट ये बेचना चाहता है, तो 150 लोगों का OMR ने फिर सेटिंग करेगा। इसमें अगर मान लीजिए कि 150 को छोड़ के 350 जो और एक्स्ट्रा लोग OMR ये करने जाएंगे, अगर ये इतना ज़्यादा OMR ले लेगा तो फिर उनका पैसा लौटाना पड़ेगा ना, क्योंकि सीट ही उतना नहीं है। यहाँ ये एग्ज़ाम थोड़ी हो रहा है कि एग्ज़ाम में 500 लोग यहाँ होंगे, फिर सेलेक्ट होकर के कुछ लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये तो सेटिंग वाला मामला है। तो अगर मान लीजिए 150 सीट पे उसको सेटिंग करना है, तो 500 लोगों का OMR क्यों लेगा वो? तो ये एक लॉजिक से सही नहीं बैठ रहा है। लेकिन फिर भी अब अंदर में क्या मामला है, नहीं मामला है, हो सकता है कि कुछ लोग इसमें पैसा दे दिए होंगे, या कुछ लोग मान लीजिए कि OMR करके पैसा आगे का नहीं दे रहे होंगे, तो वो सब केस में अपना 500 OMR का ये केस है। अब इसके आधार पे क्या हो रहा है कि जो बाकी एस्पिरेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके साथ सरासर अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय कोई भी सहेगा नहीं। तो अगर इसको एक सॉलिड ग्राउंड बनाया जाए केस करने के लिए, मान लीजिए कि अदालत में कोई केस चलता है या जो भी होता है, तो ये बहुत सॉलिड ग्राउंड है कि भाई 500 OMR जैसा साहब कोई प्रूफ मिल जाए खाली। वैसे तो ये इतना बड़ा प्रूफ मिल ही चुका है, ये TDPL वाला को डंडा पड़ेगा, ये खुद बता देगा, बशर्ते डंडा पड़ना चाहिए कि हमने लिया है, वो सारा OMR का डिटेल भी दे देगा। अगर इसको ठीक तरीके से जांच कर लिया गया और सही तरीके से सारा सबूत सामने आ गया, आइडेंटिफाई हो गए सब लोग कि हाँ इतने इतने स्टूडेंट ने पैसा दिया है, इतने इतने लोगों ने यहाँ पर इस आदमी को अपना ज़मीन बेच के पैसा दिया, जो भी किया वो सब एविडेंस के रूप में आ जाता है। लोग चिन्हित होते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि लोग अगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से, तब ये एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा। सिर्फ उन लोगों का कैंडिडेचर रद्द होगा क्योंकि एग्ज़ाम अपने बहुत एडवांस्ड स्टेज में है। अगर सारे लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेकिन तब भी कोई मानेगा नहीं, तब भी संशय के आधार पे कि भाई क्या 100% यकीन होगा कि इसमें से मान लीजिए कि कुछ लोग आइडेंटिफाई भी हो गए, तब भी क्या गारंटी है कि जो लोग बचे हुए हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं है। तो उस ग्राउंड पे अगर मान लीजिए कि ये संशय ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा दबाव बनाया जाएगा, तो इस एग्ज़ाम को पूरा का पूरा रद्द कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है एक केस में कि जिसमें एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट हो रहा है, मान लीजिए दोबारा कंडक्ट, तो क्या दिक्कत है? दोबारा एग्ज़ाम देंगे, है ना। जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, आप ये मान के चलिए कि जितने लोग नहीं सेलेक्ट हुए हैं, आपके भाई, आपके दोस्त लोग जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनके साथ कहाँ न्याय हो रहा है? आप में से मान लीजिए कि कुछ लोग 80 लोग, 90 लोग, 100 लोग सही तरीके से सेलेक्ट हो गए, जितने भी लोग सही तरीके से सेलेक्ट हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जिनके साथ अन्याय हो रहा होगा। तो आपको बिल्कुल दिल पे ऐसा नहीं रखना चाहिए कि भाई
ये तो हम मेंस में आ गए थे। हाँ, एक दुर्भाग्य का बात जरूर रहेगा कि हमने मेंस क्लियर किया, मेंस क्लियर करना आसान नहीं होता है, पापड़ बेलना ही पड़ता है, तो ये दुर्भाग्य का बात तो जरूर रहेगा, लेकिन दिल पे पत्थर उसको आपको रख करके दोबारा परीक्षा दीजिए। अगर आप ईमानदारी से आपने तैयारी किया हुआ, आपका दोबारा पीटी मेंस दोनों हो जाएगा, क्योंकि एक स्टेज तो कोई कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि ये मामला पीटी का है, प्रीलिम्स का। तो इस पूरे चीजों का संभावना क्या है, तो ये संभावना कम है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम पूरी तरह से रद्द होने का संभावना बहुत कम है ना, संभावना, क्योंकि इसमें लोग चिन्हित हो जाएंगे, कुछ लोगों पे कार्रवाई हो जाएगा और फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। मतलब आपको फिजिकल टेस्ट जो है हो सकता है 1 आध महीना के बाद या 2 महीने के बाद देखने को मिल जाएगा, फिजिकल टेस्ट ही होगा, कार्रवाई हो जाएगा कुछ कुछ। बहुत सारे लोग अभी से अपना जुगाड़ में लगे ना, या जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी चलता है, अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन संभावना पूरी तरह से एग्जाम कैंसिल होने का थोड़ा सा कम है। क्लियर? तो ज्यादा संभावना किस चीज का बन रहा है कि आपका एग्जाम फिजिकल टेस्ट जो है वो होगा, और फिजिकल टेस्ट जो अभी तिथि दिया गया है उस तिथि को ना होकर के थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि जेपीएससी अध्यक्ष नहीं है अभी, है ना। किसी मेंबर को प्रमोट करके बनाया जाएगा जेपीएससी अध्यक्ष, या पूरी तरह से किसी माने एक जो अलग से किसी व्यक्ति को रिक्रूट किया जाएगा जो परमानेंट चेयरमैन बनेगा, तब जाकर के आपका तिथि आएगा और प्रॉपर तरीके से एक दोबारा कैलेंडर आएगा, सब एग्जाम होंगे, है ना। ज़्यादा संशय इस बात को लेके बना है कि एक कैलेंडर जो अभी था, अभी जेपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था, जेपीएससी ने एक नोटिफिकेशन देके सबको स्थगित कर दिया, बोला जो इसमें लिखा हुआ है सब स्थगित है। अब एफआरओ एसीएफ उसमें नहीं लिखा हुआ था, लेकिन लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, इसको आप स्थगित ही मान के चलिए, है ना। और स्थगित का मतलब एग्जाम रद्द, कैंसिल हो जाना नहीं होता कि वैकेंसी रद्द हो गया, नया वैकेंसी का, वैसा नहीं होता है। स्थगित का मतलब अभी नहीं होगा, 1-2 महीने के बाद होगा, या ये सारा प्रक्रिया में सारा कार्रवाई हो जाने दीजिए उसके बाद होगा। तो ये एक डिले हो चुका है ना, इसको कैंसिल नहीं बोल सकते हैं, इसको डिले बोल सकते हैं। हाँ, इन ग्राउंड्स पे अगर कोई कार्रवाई होगा, केस चलेगा, अगर हाईकोर्ट का डिसीजन ये आ गया कि नहीं पूरे एग्जाम को रद्द करो, तो रद्द हो जाएगा। या जेपीएससी खुद से भी बोल दे कि नहीं, हम जो दोबारा अध्यक्ष आएंगे उन्होंने फैसला ले लिया कि नहीं हम ये एग्जाम दोबारा कंडक्ट करके देंगे, तो दोबारा कंडक्ट होगा, लेकिन उसका चांस कम है, क्योंकि ये एग्जाम अपने बहुत एडवांस्ड स्टेज में चल रहा है ना। इसके लिए बहुत लीगल सॉलिड इसके लिए ग्राउंड चाहिए एग्जाम को कैंसिल करने के लिए। खैर, तो ये हो गया एक मामला। तो आपके सामने विकल्प क्या है, क्योंकि अगर आप मेंस क्लियर किए हुए हैं, तो मेंस क्लियर किए हुए तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जो फिजिकल वगैरह आप चलने जाते हैं प्रैक्टिस करने, मॉर्निंग वॉक करने से कोई बुराई नहीं है, बारिश में भीग के मत जाइए, लेकिन आप इंतजार कीजिए। ज़्यादा चांसेस क्या हैं कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप तब भी इंतज़ार कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था, मेरा बहुत अच्छा पेपर गया था, क्योंकि मेरा जिनसे बात हुआ है वो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका बहुत अच्छा पेपर गया है, तब भी उनका नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको हो सकता है कि न्याय मिलेगा, क्योंकि कुछ सीटें कुछ लोग ज़रूर पकड़ाएंगे इसमें, है ना। और अगर पकड़ाएंगे तो वैसे वैसे स्टूडेंट को तो मैं वैसे ही बदुआ देता हूँ जो सेटिंग से आगे बढ़ते हैं, और आपको ऊपर वाला भी देख रहा है, जो लोग सेटिंग करके, या वैसे पिता जो सेटिंग करके अपने बच्चों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अपना ज़मीन बेच करके पेमेंट कर रहे हैं आगे, आप याद रखिए कब्र खोद रहे हैं आप उनके लिए, है ना। उनका कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि इतना हाई लेकर के कोई दूसरे का हक मार के वो जा रहा है ऑफिस, उस पैसे को कमा रहा है, उसका 7 पीढ़ियाँ नष्ट होंगी। बदुआ कभी किसी का नहीं लेना चाहिए। जो पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो भी किसी का बच्चे जो है, किसी के माने उनके पिता भी बहुत मेहनत करके दिए, अब उसका ये हाल है कि वो आगे माने पैसा भी नहीं कुछ खर्च कर सकता है, किसी तरह से पढ़ के एग्ज़ाम दिया है, मेंस तक पहुंचा है, या माने नहीं पहुंच पाया आगे, क्योंकि उनका सीट किसी ने खा गया वहाँ सेटिंग से, है ना। तो ये सब चीज़ को हम लोग देखते हुए अभी के लिए थोड़ा सा आश्वस्त रहिए कि कोई बहुत बड़ा दुर्घटना नहीं हुआ है। आपका एग्ज़ाम ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम ऐसे ही चलेगा, माने जो अपना फिजिकल का डेट एक्सटेंड हो जाएगा उसमें एग्ज़ाम होगा। कम चांसेस ये है कि पूरा रद्द होगा, है ना। और दोनों केसेस में न्याय जरूर मिलेगा, है ना। हाँ, रद्द हो गया तब पूरा तो माने इनके साथ तो अन्याय हो गया, जो लोग जेन्युइन सिलेक्शन वाले थे, लेकिन उनका संख्या कम है। जो जिनके साथ ज़्यादा संख्या ज़्यादा है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो लोग वैसे हैं जिनका रिजेक्शन हो गया है। पहले वो पीटी में छट गए बहुत सारे लोग मेंस में छट गए, और वो सिर्फ इस कारण से छटे क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ सेटिंग किया। तो अभी इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा बस, ठीक है।
और ज़्यादा घबराने का बात नहीं है। हर केस में अगर आप ईमानदारी से तैयारी किए हुए हैं, आपका एग्ज़ाम दोबारा निकलेगा, वो मैंने टेंशन नहीं लीजिए उस चीज़ के, है ना। और कोई चिंता नहीं करना है, सब मिलजुल करके अपना काम करना है। इससे जुड़ा हुआ जो भी कुछ डाउट वगैरह होगा, अभी कुछ भी आप क्लैरिटी से नहीं कर पाइएगा, क्योंकि किसी चीज़ पे अभी कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन सब चल ही रहा है। अभी तो भाई ख्यांगते जी जवाब ही दे रहे हैं, तो हड़बड़ाइए नहीं, बार बार एक दूसरे को पूछिए नहीं, निश्चिंत होकर थोड़ा बैठे रहिए, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देगा। और एक बार ये नोटिफाई एग्ज़ाम हो चुका है तो एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, ठीक है। और घूम फिर करके मैंने इसमें किसी तरह का कोई घबराने का बात नहीं है। बाकी उस पर भरोसा रखिए, आपका सब कुछ आगे चल के ठीक हो। एनीवे, कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग अपने नेक्स्ट जो अपडेट होगा उसके साथ में आऊँगा। एनीवे, थैंक यू।